हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है जो आप लोग बार बार मुझे कमेंट्स किया, मुझे मैसेज किया कि सर हमको फैसिलिटी मैनेजमेंट जो एफएम कंपनी होता है मेंटेनेंस वाला, तो उस कंपनी में जो सुपरवाइज़र पोस्ट में इंटरव्यू होता है तो क्या क्या उसमें पूछा जाता है, क्या क्या वो लोग क्वेश्चन करता है क्लाइंट का तरफ से, और क्या क्या काम का ऊपर क्या क्या हमको वो जो क्वेश्चन है उसका ऊपर हमको प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका बारे में हमको थोड़ा बताइए। तो आज हमारा कंपनी खुद का जो हम कंपनी है, मेरा कंपनी इधर है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो पोस्ट सब लगा गया है। तो हमारा हेड ऑफिस में इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें मैं पता लगाया कि उधर का जो स्टाफ लोग आया था, दूसरा कंपनी में कोई फोरमैन भी है, कोई सुपरवाइज़र भी है, कोई इंजीनियर है, और कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, कोई फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में है। लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट में कंपनी जो लोग सुपरवाइज़र आया था वो लोग का सिलेक्शन हो गया कि इससे पहले वो लोग 5 साल 3 साल काम किया था फैसिलिटी मैनेजमेंट में। तो फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो लोग काम करता है वो लोग को पहले सिलेक्ट करता है, सही है। जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है वो लोग को उनका टैलेंट का हिसाब से कंपनी को पसंद आएगा तो वो सिलेक्ट करता है, उनको फैसिलिटी मैनेजमेंट का स्टाफ नहीं मिलेगा तो फिर उनको चांस देता है। और जो फ्रेशर है, पूरा फ्रेशर है, उन लोगों को तो सिलेक्ट नहीं करता है, सही है। जितना फ्रेशर लोग आया था कंपनी सीधा पहले बता दिया कि नहीं, जो लोग को गोल्फ का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग को हम इंटरव्यू नहीं कर सकता है, तो वो लोग वापस चला गया। तो वो लोग कैसे जॉब मिलेगा, वो लोग को क्या करना पड़ेगा, तो उसका ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताएगा क्यों। आज का जो वीडियो इंटरव्यू हुआ 1 घंटा से ऊपर एक आदमी का हुआ, तो उतना सारा बात मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको 1 घंटा से ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं कि 30 मिनट के अंदर भी तो वीडियो ख़त्म करने के लिए, इसके लिए मैं फास्ट बोल रहा हूं। और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूं, आप लोग अपना हिसाब से तैयारी करने का, सही है। दूसरा कुछ यूट्यूब से भी देखिए या अपना जो भी आपका कोर्स है, आपका जो गूगल से सर्च करके उसका ऊपर आप आंसर कलेक्ट कीजिए जो उसका सूटेबल पूछा गया है। उसका आंसर मैं आपको जस्ट हिंट आपको मैं बता दूंगा, बाकी उसका ऊपर डिटेल आपको अपना हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, सही है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने वाला आदमी 4-5 आदमी जो सुपरवाइज़र का पूरा वीडियो देखेगा, बाकी आदमी स्क्रॉल करके स्किप करते वो लोग वीडियो देखेगा, तो उसमें मेरा जो इतना मेहनत है वो कुछ बेकार जाएगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए मैं आप लोग को कम समय में बताने के लिए कोशिश करूँगा। और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा बात नहीं करके। तो पहला क्वेश्चन उन लोग को पूछा गया था कि कोई भी इंटरव्यू में आप लोग को मालूम है कि पहले जब आएगा हमारा सामने क्लाइंट हमको पूछेगा पहले कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कि आप अपना बारे में कुछ बताइए। पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपका नाम और आप क्या करता है, आप कहाँ है, आपका घर कहाँ है, आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है, इसका ऊपर आपको थोड़ा उनको बताना पड़ेगा, सही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड में पूछा था कि आपको, जैसे इंटरव्यू जब होता है ना इंग्लिश में होता है, और इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी में भी बात होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको हिंदी इंग्लिश में बराबर बात नहीं कर सकते है तो आपको हिंदी में भी बात करेगा चलेगा, लेकिन थोड़ा आपका जो इम्प्रेसिंग है वो थोड़ा ख़राब रहेगा, इतना अच्छा नहीं रहेगा। इंग्लिश टू इंग्लिश आप इंटरव्यू कर सकते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा, सही है। तो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ कि बहुत जूनियर आदमी, बहुत फ्रेशर आदमी, वो लोग को भी पता चले, वो लोग को समझ आए, तो इसके लिए मैं आपको जो भी है मैं हिंदी लैंग्वेज में ही आपको बताऊँगा। तो आप अपना हिसाब से फिर प्रिपरेशन करने का। सेकंड में पूछा गया था कितना आपको एक्सपीरियंस है, जो ये फील्ड में फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में प्रोजेक्ट में आपका कितना एक्सपीरियंस है। जो लोग आया था फ्रेशर है वो लोग तो इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन जो लोग इधर 5 साल 10 साल काम किया है कंस्ट्रक्शन में वो लोग भी पूछा गया। और बाकी जो मेंटेनेंस कंपनी वाला लोग आया था वो लोग भी पूछा गया, वो लोग बताया जो जिसका जितना दिन एक्सपीरियंस है वो बताया। मेरा 5 साल है, कोई बोला मेरा 10 साल है, और कोई बोला मेरा 3 साल है, कोई बोला मैं अभी 2 साल से कर रहा हूँ, तो वो हिसाब से उन लोग को पूछा गया, तो वो हो गया। थर्ड में पूछा गया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। उनको पूछा गया कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या पढ़ा क्या है, आपका टेक्निकली क्या है, बीटेक है, डिप्लोमा है, या क्या कोर्स किया है, तो उसका ऊपर उनको पूछा गया। जो लोग किया था वो बताया, जो आप लोग किया है वो आप लोगों को बता सकता है। जस्ट मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जल्दी बता रहा हूँ, 30 मिनट के अंदर ये वीडियो में ख़त्म करने के लिए कोशिश करूँगा, जैसे आपको बोरिंग नहीं लगेगा ये वीडियो पूरा फुल वॉच करने के लिए। तो उसका बाद में पूछा गया था कि हाउ टू मैनेज योर टीम, मतलब आपका टीम को आप कैसे मैनेज करेंगे, आप कौन सा हिसाब से आप चलाएंगे। आपको एक साइड में एक ही सिर्फ सुपरवाइज़र दिया जाता है मेंटेनेंस कंपनी में, क्यों आदमी कम रहता है, 10 आदमी का अंदर ही आदमी रहेगा। आप कैसे में आपको मैनेज करना है
उसमें आप क्या कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेगा। तो उनको जो एक्सपीरियंस है वो बताया, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे करता है कि हम लोग 10 आदमी से एक टीम लीडर बनाता है। टीम लीडर इसके लिए बनाता है कि हमको हमारा काम से ज़्यादा प्रेशर उसमें मतलब नहीं लगेगा, हमको थोड़ा टाइम मिलेगा कि हम पेपर वर्क डॉक्यूमेंट काम जो भी है सिस्टम में हम उसको कर सकते हैं। वो लोग का पीछे हमेशा रहने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे वो आदमी का अंदर जब जिसका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ पढ़ा लिखा भी है और कुछ ज़्यादा साल से यही फील्ड में वो काम कर रहा है, तो उसको हम लोग टीम का लीडर बना देता है। टीम लीडर एक बना के उसका बाद में जो जिस ट्रेड में, कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई एसी टेक्नीशियन, कोई प्लम्बर, कोई प्लम्बिंग टेक्नीशियन, कोई फायर टेक्नीशियन, कोई बीएमएस ऑपरेटर, जो भी है उन सबको अलग अलग करके हम लोग टीम बनाता है। जिसका जिधर काम होगा, जैसे एक तरह के इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्ट्रिकल आदमी ही उसमें जाएगा, प्लम्बिंग, डक्टिंग, एचवीएसी वाला भी उसमें जा सकता है। तो वो हिसाब से हम मैनेज करेंगे। वो लोग को हम लोग ब्रीफिंग देंगे, सेफ्टी के बारे में अच्छा से बताएंगे कि वो मेंटेनेंस काम हमेशा लाइव प्रोजेक्ट में होता है, तो सेफ्टी सबसे फास्ट है, सही है। तो सेफ्टी में लोग को काम करना पड़ेगा, किसी को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। किस टाइम पे हमको काम स्टार्ट करना है, कोई ऑफिस है, कोई होटल है, कोई रेसिडेंसी है, तो उसका एक टाइमिंग होगा। हमेशा हम लोग काम नहीं कर सकते, वो टाइम में हम लोग जाके काम कर सकते हैं। तो इसका हिसाब से जो काम होगा, जो कंप्लेन आया होगा, हमको उसको सीएम हम बनाता है, तो सीएम का हिसाब से जो काम आया होगा वो जाके कंप्लेन अटेंड करने के बाद फिर हमारा आदमी उसका फ़ोटो, बिफोर आफ्टर फ़ोटो लेके आएगा, उसका चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट बनाएगा, फिर हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। जो हमारा सर्वर है तो सर्वर में हम लोग, टीम सर्वर में हम लोग अपलोड करके उसको रखेंगे और क्लाइंट से हम लोग उसका साइन लेते हैं, सही है। जैसे काम फॉलोअप किया जाता है। बाकी जो हमारा मंथली पीपीएम आता है, पीपीएम मतलब प्लान प्रोवेंट मेंटेनेंस, जो एवरी मंथ हमको हमारा जितना भी इधर सर्विस है, एसी है, एएचयू है, सीसीयू है, चिलर है, एलवी पैनल है, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, जो भी इतना डीसी है, यूपीएस है, वो सब जितना भी काम है, बूस्टर पंप, फायर पंप, इसका सब पीपीएम आता है हर महीना। लेकिन हर महीना सबका नहीं आएगा। इस महीना में कितने का आएगा, अगला महीना में कितने का आएगा, मतलब मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये हिसाब से आएगा। तो वो हिसाब से मंथली में क्या क्या उसमें काम करना पड़ेगा, ईयरली उसका एनुअली में क्या क्या करना पड़ेगा, वो सब हम लोग आदमी को बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे और वो हिसाब से उनको काम पे छोड़ेंगे। तो ऐसा हमको करना पड़ेगा। बाकी साइड का कोई भी कंप्लेन जैसे नहीं आएगा वो हम लोग फॉलोअप करना पड़ेगा। बाकी हर चीज़ हम लोग जो रूटीन चेक होता है, दिन में हम लोग 4 बार 5 बार, हर 2 घंटा में हम लोग एक राउंड मारेगा कि हर जगह में, हर ऑफिस में, जितना भी जो बिल्डिंग जैसा है, हर कंट्रोल रूम, एलबी रूम, यूपीएस रूम, टेम्परेचर, एस, जितना भी सब काम होता है वो सब हम लोग उसको गाइड करेंगे, सही है। तो वो हिसाब से हम हमारा टीम को मैनेज करेंगे और साइड में हम लोग वो हिसाब से काम फॉलो करेंगे। उसका बाद में और भी जो हिसाब से अलग अलग साइड होगा, अलग अलग साइड के हिसाब से अलग अलग और जो काम होगा उसके ऊपर भी उसको फोकस करना पड़ेगा। तो ये था टीम मैनेज करने का, और साइड में जो आपका एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी से वो उसको करना है। तो उसका बाद में पूछा गया कंप्यूटर ऑपरेटिंग, आपको मालूम है आप क्या क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में। सुपरवाइज़र लोग जो है, जिसको मालूम है, वो लोग बोला है कि हम ऑटो कार्ड भी कर सकता है, जो इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग बनाने का, जो भी कुछ चेंजिंग करने का वो मालूम है। जिसको ऑटो कार्ड मालूम नहीं, वो बोला सिर्फ मेरे को मेल ईमेल रिप्लाई करना मालूम है। जो भी क्लाइंट का तरफ से, जो भी मैनेजर का तरफ से, दूसरा थर्ड पार्टी का तरफ से जो भी मेरे को मेल आएगा उसको मैं रिप्लाई कर सकता हूँ। और जो एक्सेल में जितना भी काम है, मैं से एक्सेल में जो हमारा टेबल बना के हम लोग हमारा जो काम है उसका पूरा रूटीन वाइज उसको डॉक्यूमेंट पूरा सेव करना है, उसको प्रिपरेशन करना है, ड्राफ्टिंग का जो भी काम है वो मैं कर सकता हूँ। और कोई जो हमारा वर्ड, पावर पॉइंट, जो भी सिस्टम का अंदर काम है वो उसको जो जो मालूम है वो बताया। तो हर आदमी जिसको जो मालूम था वो बताया। तो आपको भी ऐसे क्या सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग में क्या क्या काम मालूम है, आपको भी वो हिसाब से प्रिपरेशन करना है, सही है। तो देखिए, सुपरवाइज़र को ऐसा इंटरव्यू नहीं होता है कि लेबर जैसा, टेक्नीशियन जैसा, कि तुमको हर एक काम का बारे में, एमसीबी का बारे में, एमसीबी का बारे में, वायर कितना साइज लगेगा, ग्लैंड कितना साइज लगेगा, वोल्टेज कैसे चेक करेगा, एम्पेयर कैसे, ऐसा सब बात सुपरवाइज़र लोग को नहीं पूछा जाता है। ये बात हमेशा आप ध्यान देने का। फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो लोग सुपरवाइज़र में आता है, वो लोग का जो टैलेंट होता है, वो लोग का जो कैपेसिटी होता है, वो एक इंजीनियर लेवल का होना चाहिए। और उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी इंजीनियरिंग होना चाहिए। डिप्लोमा है तो 3 साल का, बीटेक है तो वो भी
इंजीनियरिंग उसका जो कम्प्लीटली कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट को अटेस्टेशन करना है। मतलब एक इंजीनियर ही सुपरवाइज़र काम कर सकता है फैसिलिटी मैनेजमेंट में, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ऐसा नहीं है। कंस्ट्रक्शन में आपको काम करने के लिए आप एक टीम लीडर में काम करने वाला सुपरवाइज़र का काम भी हैंडल कर सकता है, सही है। लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट में जो भी सुपरवाइजर पोस्ट में आता है उनको एमएपी तीनों काम का बारे में नॉलेज होना चाहिए। वो भले इलेक्ट्रिकल का स्पेशलिस्ट हो, लेकिन उसको एसी और प्लम्बिंग का काम का बारे में, फायर फाइटिंग का बारे में, फायर अलार्म का बारे में, इसका बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, सही है। वो सब पूछा जाएगा उसमें। आपको क्या क्या मालूम है, आपका जो फायर अलार्म सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसमें कितना पंप आता है, कितना सेट है, कि एक सेट में कितना पंप है, क्या क्या है, वो कैसे चलता है, वो कैसे ऑपरेटिंग होता है, तो ये सब उसको पूछा जाएगा, सही है। उसका बाद में इलेक्ट्रिकल का आप है तो इलेक्ट्रिकल का ऊपर आपको ज़्यादा फोकस वो लोग देंगे कि आप बताइए एसएलडी क्या है, एसएलडी कैसे हम लोग फॉलो करता है, एक ट्रांसफार्मर से लेकर एक पावर पॉइंट तक, सॉकेट या लाइटिंग स्विच पॉइंट तक जो डायग्राम है वो कैसा है, कौन सा हिसाब से कितना एमसीबी ब्रेकर से कितना एमसीबी को जाने का, एमसीबी से कितना एमसीसीबी को जाने का, वो हिसाब से आपके पेपर भी दे देगा, एक डायग्राम बना के आपको उनको देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसी का थ्रू हमारा पूरा जो भी पावर सप्लाई है हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी हमारा बिल्डिंग है वो हिसाब से हमारा सब कुछ चलेगा, सही है। तो उसका बाद पूछेगा कि आपको इलेक्ट्रिकल में कितना ड्राइंग है। आप तो एमएपी में पूरा तो बताना पड़ेगा, लेकिन पहले आप जब इलेक्ट्रिकल का स्पेशलिस्ट है, इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है, तो आपको पहले ही पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल में क्या क्या ड्राइंग है। एक बिल्डिंग में आप लोग को ये मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का जो ड्राइंग होता है, हमको लाइटिंग होता है, पावर होता है, कंटेनमेंट होता है, एसएलडी होता है, इयर्थिंग का सेपरेट होता है, लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम का अलग होता है, लाइटिंग प्रोटेक्शन का अलग होता है, सीसीटीवी कैमरा का अलग होता है, जीएसएम का अलग होता है, और डाटा इंटरनेट का अलग होता है, और बीएमएस का अलग होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम उसका अलग होता है। तो इतना और भी बहुत सारे ड्राइंग है, जितना भी सारे ड्राइंग आपको मालूम है प्रोजेक्ट में आप काम किया, सेम ड्राइंग आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट में ही फॉलो करना पड़ेगा, सही है। तो उसका बारे में आपको पूरा बताना है कि सर हमको इतना ही ड्राइंग फॉलो करना पड़ेगा, इतना ड्राइंग हमारा बिल्डिंग के अंदर है। उसका बाद में स्पेशल कुछ एयरपोर्ट सिस्टम हो गया, एयरपोर्ट में काम करेगा तो उसमें अलग कुछ आ जाएगा, हॉस्पिटल एरिया हो गया तो उसमें कुछ अलग भी हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो मिनिमम होता है आपको बताना पड़ेगा, सही है। तो उसका बाद वो पूछेगा कि एमडीबी, एसएमडीबी, डीबी ये क्या है, इसमें क्या क्या काम ये करना पड़ता है। तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आपको मालूम है थ्योरी में आप पढ़ा है कि हमको ट्रांसफार्मर से प्राइमरी सेकेंडरी होता है। उसका बाद हमारा एमडीबी रूम में आएगा, जो हमारा एलवी पैनल बोलते हैं, एमडीबी रूम में आएगा। एमडीबी रूम में बस कपलर का थ्रू हमारा जो नॉर्मल पावर जो जनरल आता है हमारा म्यूनसिपैलिटी का, प्लस हमारा जेनरेटर का जो डीजी जनरेटर है उसका पावर जो आता है वो दोनों उधर बस कपलर का साथ उधर होल्ड होता है। जब हमारा एक पावर शट डाउन हो जाएगा, दूसरा पावर हमारा एक्टिव हो जाएगा, बिल्डिंग में पावर सप्लाई चला जाएगा, उसको काम करने वाला हमारा पीएलसी होता है, सही है। पीएलसी एटीएस का थ्रू हमारा ये ऑपरेटिंग होता है। तो इसका बारे में आप उनको समझाना पड़ेगा बढ़िया से। उसका बाद में आप बोलने का कि हमारा एमडीबी से हमारा जो पावर सप्लाई है डायरेक्ट पावर पॉइंट में किधर भी नहीं जाता है, सॉकेट या लाइटिंग में, हमारा सीधा जाएगा एसएमडीबी में, एसएमडीबी से हमारा फिर जाएगा डीबी में, डीबी का थ्रू हमारा जाएगा पावर पॉइंट जितना है, लाइटिंग स्विच हो या पावर सॉकेट हो, जो भी आपका डिवाइस होगा, स्ट्रिप लाइट हो, जो भी है उसका ऊपर आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो एक ड्राइग्राम बना के भी आप उनको देना पड़ेगा, सही है। उसका बाद वो पावर फैक्टर का बारे में भी पूछेगा, पावर फैक्टर क्या है और कैपेसिटर बैंक क्या है, कैपेसिटर बैंक कहाँ लगता है, कौन सा मोटर के लिए कैपेसिटर बैंक लगता है। जैसे आप लोग को मालूम है कि हमारा जो बिल्डिंग है ज़्यादातर मोटर जो चिल वाटर का पंप चलता है चिलर के लिए, उधर के लिए हमको पावर फैक्टर जो होता है वो बहुत डिस्टर्बेंस रहता है, अप डाउन रहता है, तो उसको लाइन लेवल में रखने के लिए एक मिनिमम स्पीड में सेम लेवल में मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगा जाता है, जो हमारा पावर फैक्टर 0.98, 95, 96 मतलब 90 का ऊपर होना चाहिए, 90 का नीचे नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छा पावर फैक्टर जो है हमारा 0.1, तो 0.1 तो बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन 0.98, 96, 97, 95 ये हमेशा मिलता रहता है जब हमारा कैपेसिटर लग जाता है। और वो इसी के लिए लगता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है कि आप लोग को पावर जो आप मोटर चला रहा है, डिवाइस चला रहा है, तो उसको आप लोग कैपेसिटर बैंक रख के आपको बैलेंसिंग करिए। ऐसा नहीं है कि जो जनरेटर ट्रांसफार्मर से आता है वो बैलेंसिंग होकर नहीं आएगा, वोल्टेज कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा, स्लो अप डाउन होगा, तो इसमें आपका डिवाइस खराब होने का साथ साथ जो पंप है, मोटर है, और गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है, तो उसी का थ्रू भी हमको लगाना पड़ता है।
करता है, सही है। तो और हमारा जो मोटर है, पंप है, उसको भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि एक लेवल में हमको वोल्टेज मिलेगा तो हमारा डिवाइस बराबर अच्छा से काम करेगा, लॉन्ग लास्टिंग करेगा। तो उसका बारे में और भी जो आपको जानकारी है, जो जिसका जितना एक्सपीरियंस है वो हिसाब से बताने का, लेकिन मोटा मोटी आपको तो इतना बताना पड़ेगा, सही है। तो ये हो गया। उसका बाद में एलबी पैनल कैसे काम करता है बोल के मैं जैसे बताया कि एलबी पैनल जो एमडीबी है कैसे काम करता है, आप वैसे उसको बताने का। डीजी का काम क्या होता है वो भी आपको बताने का कि डीजी का काम यही होता है, डीजल जनरेटर जो है उसका पीपीएम में क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चेकिंग करना पड़ता है। जैसे हर महीना या आपका 6 महीना या 3 महीना में पीपीएम आएगा, वो पीपीएम को आप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। उसका यार जो फिल्टर होता है वो क्लीन होगा, उसका हर बैटरी को हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे। वो बैटरी इसके लिए लगा जाता है कि हमारा जो जनरेटर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाना चाहिए, उसको कुछ मैनुअली स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है। तो बैटरी में उसे वोल्टेज होना चाहिए, उसमें वाटर स्पिरिट जो है उसका बराबर लेवल में होना चाहिए। और जो हमारा टेम्परेचर जो हीटर उसमें है जनरेटर के अंदर, वो हीटर हमेशा काम करता रहना चाहिए, उसका थर्मोस्टेट कभी ख़राब ना हो या शॉर्ट ना हो या जल जाएगा। बहुत टाइम पे हीट होकर ओवर हीट होकर वो ख़राब हो जाता है, उसका भी पीपीएम का करने का टाइम चेक किया जाता है। फुल बॉडी क्लीन करके अच्छा से ब्लोअर से साफ सफाई करना पड़ता है। तो ये सब और कुछ टाइम तक चालू करके हम लोग बिल्डिंग में पावर सप्लाई लोड दे के चेक करता है, उसको लोड टेस्ट बोलता है। तो ये हर महीना होता है कि कभी भी इमरजेंसी में हमारा पावर शटडाउन हो गया म्यूनसिपैलिटी का देवा का, तो हमको जनरेटर का तो हमारा कोई प्रॉब्लम ना आए, इमीडिएटली हमारा 2 सेकंड के अंदर हमारा चालू हो जाना चाहिए, सही है। पावर कट होने के बाद 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा चालू हो जाना चाहिए, जो हिसाब से उधर सेटिंग होगा। तो ये सब आपको बराबर बताना चाहिए, ये हिसाब से बताना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ उनको भरोसा हो आपको, वो आपको एक साइड दे, एक साइड में जिम्मेदारी आपको देने के लिए, सही है। और बाकी एटीएस पीएलसी पैनल कैसे काम करता है उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं है तो आप लोग दूसरा वो एक लंबा वीडियो होगा, उसके ऊपर मैं इतना बात नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ आप इतना बोलने का कि सर एटीएस और हमारा जो पीएलसी होता है, हमारा एमडी पैनल में जो बस कपलर होता है उसको वो जोड़ता है, कमेंट दे के कभी भी हमारा एक पावर शटडाउन होगा तो दूसरा पावर से हमारा पावर सप्लाई बिल्डिंग में प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है ऑटोमेटिक सिस्टम में, सही है। तो इसका ऊपर बताने का, बाकी उनका ऊपर वो डिटेल इतना नहीं पूछेगा। मोटा मोटी आप जब इंजीनियर है तो उनको समझ आ गया होगा कि आप पीएलसी एटीएस का बारे में मालूम है। और ऐसे भी ये थर्ड पार्टी कभी भी इसका प्रोग्रामिंग जो सेटिंग होता है कुछ ख़राब होता है तो उसको हमारा टीम नहीं करता है, उसको थर्ड पार्टी आके जिस कंपनी दिया गया है उसी कंपनी का बंदा आके उसको रिपेयर करता है। उसका कुछ भी ख़राब है उसको रिप्लेस करता है, उसी कंपनी से आता है, उसके ऊपर इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली आपको जानकारी होना चाहिए ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, कब काम करता है, सही है। उसका बाद लाइटिंग सिस्टम का बारे में पूछेगा। लाइटिंग जो कंट्रोल सिस्टम है, कंट्रोल पैनल है, वो कैसे काम करता है। कहीं कहीं जगह पे आप लोग देखा होगा कि सेंसर सिस्टम पे काम करता है, कई कई जगह पे हमारा स्विच सिस्टम में काम करता है, कई कई जगह पे हमारा डिमिंग होता है। जो मीटिंग रूम होगा या सिनेमा हॉल होगा या थिएटर होगा या हमारा ऑडिटोरियम होगा तो उसमें डिमिंग सिस्टम रहेगा। क्यों, जब वीडियो चलेगा, कॉन्फ्रेंस होगा, तब हमको जितना लाइट चाहिए उतना लाइट हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में आएगा। तो उसका बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए, कैसा हमारा मॉड्यूल, क्या क्या मॉड्यूल उसके अंदर है, कैसे काम करता है, तो वो हिसाब से आपको भी जानकारी लेना चाहिए, सही है। तो दूसरा बात है एर्थिंग सिस्टम क्या है। जो एर्थिंग है हमारा बिल्डिंग का जो हमारा एलबी पैनल है, हमारा ज़्यादातर 2 ही एर्थिंग बिल्डिंग में यूज होता है, एक है डेटी अर्थ और एक है क्लीन अर्थ। तो डेटी अर्थ जो होता है हमारा, तो एर्थ लीकेज हो जाता है हमारा कहीं कहीं जगह पे, आपको मालूम होगा थोड़ा थोड़ा एर्थ लीकेज करके हमारा करंट सप्लाई चला जाता है। ख़राब जो डेटी अर्थ बोलेगा तो हमारा ख़राब जो एर्थ है वो ज़मीन में चला जाता है। और जो क्लीन एर्थ है वो हमारा हर डिवाइस का साथ में आता है कि जब कभी भी हमारा वायर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा ELCB का थ्रू ट्रिप कर जाएगा और वो एर्थिंग इसी के लिए काम करता है। कभी भी आपको देखेगा तो आप न्यूट्रल का साथ फेज को चेक करेगा, जितना वोल्टेज दिखाएगा, एर्थ का साथ भी आप देखेगा तो उतना भी वोल्टेज आपको दिखाएगा। तो 2 एर्थ हमारा नॉर्मली बिल्डिंग में होता है, जितना मुझे मालूम है, जो हमारा प्रोजेक्ट जितना हुआ है। बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग शायद और कुछ होगा तो मुझे उसका बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैं आपको बताया। आप अपना हिसाब से कोशिश करने का, ट्राई करने का, और कुछ ज़्यादा नॉलेज आपको मिल जाएगा तो अच्छा है, चाहिए। उसका बाद में लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम बोलेगा। वो लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम क्या है, किसके लिए लगा जाता है बिल्डिंग में। देखिए, लाइटिंग प्रोटेक्शन ये है कि हमारा बिल्डिंग के ऊपर कोई बिजली नहीं गिरने के लिए। आप लोग जब बारिश होता है तब बिजली आता है, उस टाइम क्या होता है कि बिल्डिंग के ऊपर गिरता है तो बिल्डिंग में पूरा जला देता है। जो भी आपका बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा या रूम होगा या इलेक्ट्रिसिटी होगा, सब
बर्बाद हो जाएगा। तो उसी को प्रोटेक्शन देने के लिए हमारा लाइटिंग प्रोटेक्शन बिल्डिंग के ऊपर होता है। आप लोग इधर देख सकते हैं, ये जो फोटो दिख रहा है कि पूरा बिल्डिंग को कवर करके रखा है, रिंग टाइप पूरा एक दूसरे के साथ लूपिंग करके पूरा ऊपर से बिल्डिंग के ऊपर उसका एंटीना रहता है। एक दो हर कोनों में एक दो एंटीना रहेगा, उसका कभी भी लाइटिंग आएगा तो वो क्या करेगा, उसको पकड़ के सीधा ज़मीन में लेके आ जाएगा, सीधा ज़मीन का थ्रू अंडरग्राउंड हो जाएगा, जैसे बिल्डिंग के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। तो ये लाइटिंग प्रोटेक्शन होता है। बहुत सारे कॉलम का अंदर भी सीधा जो हमारा रीबार होता है, रीबार का साथ कनेक्शन होता है, जॉइंट होके सीधा ज़मीन में हमारा एर्थिंग में चला जाता है। वो लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम बिल्डिंग को बचाने के लिए, लाइटिंग जितना भी हमारा लाइटिंग इलेक्ट्रिसिटी है उसको बचाने के लिए, पूरा सिस्टम को बचाने के लिए वो हम लोग यूज करता है, और इसके लिए वो बिल्डिंग में किया जाता है। तो वो कैसे होता है कि उसका क्या किस चीज़ में होता है, कॉपर पट्टी या जो हमारा केबल होता है, केबल वो एर्थिंग का केबल, उसका साथ में हमारा लाइटिंग प्रोटेक्शन का पूरा काम होता है। उसका भी पीपीएम होता है। हर 6 महीने में उसका जो रॉड जो है, जिस कॉपर का रॉड जो ज़मीन का अंदर जाता है एर्थिंग के लिए, उसका साथ में हमारा एर्थिंग आगे कनेक्शन होता है। उसको कभी जंग लग जाएगा, बराबर एर्थिंग मिलेगा नहीं मिलेगा, एर्थ टेस्टर जो होता है हर 6 महीने में एर्थ टेस्टर करके उसका कपड़ा और उसमें हम लोग ये लगा के देता है, जो हमारा गिरिश है उसको लगा के हम लोग रखता है कि वो कभी जंग ना पकड़े, बराबर हमारा एर्थ टेस्टिंग का टाइम बराबर मिले। सही है। तो ऐसे आप बोलने का, देखिए इंटरव्यू में आपको बहुत सारे बात भी नहीं करना है, जो पूछेगा उसी के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप इतना अच्छा से एक्सप्लेन करो, उनको समझ आ जाएगा कि हमारा बंदा को सामने वाला जो बैठा है उसको इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है और नॉलेज है कि वो ये काम सब हैंडल कर सकता है, तभी वो आपको जॉब देगा, सिलेक्शन करेगा, अच्छा सैलरी लगाएगा। और वो जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, आपसे वो हाथ मिलाएगा, अच्छा से बात करके एचआर का पास लेके जाएगा, फिर आपका ऑफर लेटर उसी टाइम में आपको दे देगा। लेकिन जो सिलेक्शन नहीं होगा तो आपसे ठीक है, अच्छा है ऐसे बोल के मिलेंगे, फ़ोन करेंगे, मेल करेंगे, ऐसा बोल के आपको उधर से भगा देगा। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ कौन सा जगह पे आप सिलेक्शन हो गया या नहीं हो गया। सही है। हाँ, उसका साथ में जैसे आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, आप तो इलेक्ट्रिकल का ऊपर ज़्यादा जानकारी आपको रहेगा ही रहेगा, हर चीज़ के बारे में आपको मालूम होएगा, आपका इलेक्ट्रिकल का ऊपर हर काम का ऊपर आपको एक्सपीरियंस होगा। लेकिन उसका साथ साथ में जैसे ये कि बिल्डिंग में 3-3 सुपरवाइज़र, 4-4 सुपरवाइज़र नहीं रखेगा कि एमएपी के ये सॉरी एचबीएससी के लिए अलग सुपरवाइज़र, प्लम्बिंग के लिए अलग सुपरवाइज़र, फायर फाइटिंग का फायर अलार्म के लिए अलग से सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग, ऐसा नहीं है। एक ही सुपरवाइज़र को तीनों काम के बारे में मालूम होना चाहिए। ऐसा बंदा जो है उसको जल्दी जॉब मिल जाता है। सही है। मतलब आप इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र है, आपको चिलर कैसे काम करता है, चिलर कैसे चलता है, एएचयू कैसे चलता है, कूलिंग कैसे होता है, कूलिंग कंट्रोल सिस्टम कैसे होता है, चिल्ड वाटर पाइप से उसका सिस्टम कैसे होता है, जो हमारा स्प्लिट एसी है, डीएक्स यूनिट है, सीसीयू है, उसका बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सही है। और बाकी प्लम्बिंग का ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए, बिल्डिंग में वाटर सप्लाई कैसे होता है, कैसे इसका क्या क्या है, रिटर्न लाइन, सप्लाई लाइन, और उसका बाद में बूस्टर पंप, ट्रांसफर पंप, जॉकी पंप और सम्प पंप, एसटीपी, इरिगेशन, ये सब के बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए एमएपी सुपरवाइज़र के लिए। सही है। तो आपको ये सब काम मालूम है तो आपको ज़्यादा चांस रहता है कि अच्छा सैलरी में 10,000 8,000 दिरहम सैलरी में आपको किधर ना किधर कोई ना कोई कंपनी आपको जॉब दे देगा। तो ये हिसाब से आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। आप बीटेक किया है, डिप्लोमा किया है, आप इलेक्ट्रिकल का स्पेशलिस्ट है, फिर भी आपको एचबीएससी और प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सही है। तो फायर का भी जो है, फायर का क्या है, फायर फाइटिंग में हमारा पंप सेट होता है, 2 पंप सेट होता है, एक है हमारा स्प्रिंकलर लाइन, एक है हमारा स्टैंड पाइप। तो स्टैंड पाइप क्या है, स्प्रिंकलर लाइन क्या है, एक पंप सेट में कितना पंप आएगा, क्या क्या आएगा, उसका ऊपर आपको बताना पड़ेगा। जैसे 2 पंप सेट होता है, एक स्टैंड लाइन, एक हमारा स्प्रिंकलर लाइन। स्प्रिंकलर लाइन के लिए हमारा एक जॉकी पंप, एक इलेक्ट्रिकल पंप, एक डीजल पंप, ये तीनों आएगा। तो फिर दूसरा में भी सेम हमारा एक जॉकी पंप, एक डीजल पंप, डीजल इंजन उसको बोलता है, डीजल पंप भी बोलेगा चलेगा, और एक हमारा इलेक्ट्रिकल पंप, मतलब वो बूस्टर पंप जैसा। जॉकी पंप पहले हमेशा स्टार्ट होगा जब भी उसको पानी का वाटर सप्लाई का थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब वो सफिशिएंट नहीं दे पाएगा, तभी फिर बूस्टर पंप चालू हो जाएगा। ये दोनों पंप जब भी ख़राब हो जाएगा, किसी वजह से काम नहीं किया, ट्रिप हो गया, तभी फिर डीजल पंप जो है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। वो डीजल का थ्रू, उसका डीजल का थ्रू चालू होता है वो पंप, तो उसको करंट
इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ज़रूरत नहीं है। उसका पीपीएम भी कैसे किया जाता है, वो कैसे स्टार्ट होगा, उसका कंट्रोल पैनल का बारे में, उसका जो बैटरी है उसका बारे में, उसका कैसे पीपीएम होता है, उसका हर चीज़ के बारे में आपको भी नॉलेज होना चाहिए। बूस्टर पंप कैसे काम करता है, कि उसका अंदर क्या क्या है। कुछ जगह पे बूस्टर पंप वीएफडी का थ्रू चलता है, कुछ जगह पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलता है। और आपको तो इलेक्ट्रिकल का काम मालूम है, तो ये काम आपको आराम से मालूम होगा। तो एक इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र को एमएपी सुपरवाइज़र बनने के लिए आसान है, लेकिन कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या दूसरे का है, उसको इलेक्ट्रिकल का पूरा काम जानने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इलेक्ट्रिकल काम मालूम हो गया, हर काम के साथ इलेक्ट्रिकल जुड़ा हुआ है, थोड़े बहुत उसका दूसरा काम के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा, तो फिर आपको आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही था, जितना वो लोगों को पूछा गया उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करके पूछ के मैं नोट किया, और वो हिसाब से आप लोग को मैं शेयर किया कि हमारा कंपनी जो इंटरव्यू किया था तो उसमें ये चीज़ वो लोग को पूछा था हमारा प्रोजेक्ट के लिए। बाकी अलग अलग कंपनी में शायद कुछ चेंजिंग होगा, अलग टाइप का बात होगा, अलग टाइप का इंटरव्यू होगा, लेकिन जो हमारा कंपनी है जो इंटरव्यू किया, क्या क्या उसको पूछा, क्या क्या रिक्वायर था, तो वो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दिया। और मैं कोशिश किया बहुत स्पीड भी बात करके, बहुत शॉर्टकट में बात करके, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं किया कि वीडियो को मैं बहुत छोटा करूं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो मेरा आधा घंटा से ऊपर बड़ा वीडियो हो जाता है वो वीडियो चलता नहीं है, 10-12 आदमी देख लेता है, वो भी स्किप करके देख लेता है, वो वीडियो मेरा डाउन हो जाता है। इसके लिए मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो मैं बहुत कोशिश किया छोटा से छोटा वीडियो बनाने के लिए, फिर भी लगभग 30 मिनट तक वो वीडियो हो गया है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोग को रहेगा, वीडियो को फुल देखिए, ये वीडियो बराबर व्यू आएगा, बराबर आप लोग वॉच करेगा तो मेरे को मालूम चलेगा, फिर इस और भी ऐसा वीडियो में आगे लेके आऊँगा। सही है, तो चलिए ठीक है। अभी ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे मैसेज करके कमेंट्स करके बताइए, और वीडियो देखते ही एक लाइक कीजिए। और जो लोग बिना सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग ये रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल के अंदर 600 से ज़्यादा वीडियो और भी है, सुपरवाइज़र का ऊपर, इंटरव्यू का ऊपर, क्वेश्चन आंसर का ऊपर भी वीडियो है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन दोनों का, इंजीनियर का भी है, आप लोग जाके वो वीडियो भी देख सकता है। तो यही था छोटा सा वीडियो में मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, जो आप लोग का रिक्वेस्ट था। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में सुपरवाइज़र को क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा बहुत छोटे टाइम के अंदर जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको शेयर किया। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए